नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अपूर्व पथ सफलता का पर। आज हम बात करते हैं स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, कब की जाए, जवाहर नवोदय विद्यालय की क्या विशेषताएं हैं, इसके आवेदन फॉर्म कब और कैसे भरे जाते हैं, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ध्यान से सुने। ऐसे बच्चे जो अभी तीसरी, चौथी या पांचवी कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे माता पिता या जिनके भाई बहन, ऐसे माता पिता जिनके बच्चे इन क्लासों में अभी पढ़ रहे हैं, वे भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, हर माता पिता का एक सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा आगे बढ़े और उसका भविष्य जो है वो बहुत शानदार हो, स्वर्णिम भविष्य हो उसका। सबसे पहले जानते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के परिचय के बारे में। कब से इनकी शुरुआत हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी की सरकार के समय जो आई थी, उसमें ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे, उनकी प्रतिभाओं को तराशने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, उनको उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है। एक तरफ विशाल पर्वत है, दूसरी तरफ विशाल थार का मरुस्थल है, समुद्र, कई नदियां, कई घने जंगल। इन भौतिक विविधताओं वाले प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। न तो अच्छे स्कूल है वहाँ पर, उनको इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिल नहीं पाती है। उनकी प्रतिभाओं को कैसे आगे आया जाए, उनको कैसे उच्च मूल्यों वाली शिक्षा प्रदान की जाए, उनका शारीरिक विकास, समावेशी विकास, एक तरह से हम कहें तो चहुमुखी विकास बच्चे का किस प्रकार हो, इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई। वर्तमान में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय देश के सभी जिलों में संचालित है, तमिलनाडु राज्य को छोड़ करके। हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित होता है और वह भी उस जिले के पिछड़े क्षेत्र में बनाया गया है ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। हर जिले में एक नवोदय विद्यालय तो होता ही है। इसके अलावा संपूर्ण देश में 10 स्पेशल जवाहर नवोदय विद्यालय ऐसे जिलों में है जो जिले अनुसूचित जाति यानी कि SC बाहुल्य है। 10 जवाहर नवोदय विद्यालय ऐसे जिलों में है जो कि अनुसूचित जनजाति अर्थात ST बाहुल्य है। वर्तमान में ये सभी जवाहर नवोदय विद्यालय, लगभग सभी जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार की एक अभी जो महत्वपूर्ण योजना है, PM श्री विद्यालय योजना। क्या नाम है योजना का? PM श्री, प्रधानमंत्री श्री स्कीम। अभी आप देखो वेबसाइट पे या कभी कोई आपने नवोदय विद्यालय देखा हो तो उन सब नवोदय विद्यालय का नाम अब यह हो गया है PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय। इस प्रकार से इस योजना में क्या है, 2 तरह की बातों पर बहुत जोर दिया गया है। पहली बात तो कि स्मार्ट एजुकेशन कैसे दी जाए। विद्यालयों में कंप्यूटर की सुविधा, प्रोजेक्टर की सुविधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा, यह सारी सुविधाएं इन विद्यालयों में उपलब्ध करवाई जाएगी जो विद्यालय PM श्री योजना के तहत चयनित है। दूसरा, इन विद्यालयों का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा जो है, अच्छे कक्षा कक्ष हो, अच्छे सेमिनार हॉल हो, अच्छी सुविधाएं विद्यार्थियों को मिले, ये इन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। ये PM श्री स्कीम है। तो सारे जवाहर नवोदय विद्यालय अब PM श्री स्कीम में आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ शिक्षा और जो भौतिक सुविधाएं हैं उनका परिवेश और भी बेहतर होगा। इन विद्यालयों का जो संचालन है वो सीधे केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। प्रत्येक विद्यालय के संचालन के लिए एक स्कूल स्तरीय कमेटी होती है और उस जिले के जो जिला कलेक्टर है, आप देखिए कितनी बड़ी बात है, जिला कलेक्टर खुद जो है उस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उनके मार्गदर्शन में इन विद्यालयों का जो है संचालन किया जाता है। क्या विशेषताएं हैं इन विद्यालयों की? हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े। आप देखेंगे कि कंपटीशन एग्जाम्स के जो रिजल्ट आते हैं, चाहे वो
आईएएस का हो, आरएस का हो, नीट का हो, जेई का हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उनमें जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थियों का जो सक्सेस रेशियो है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक होता है। हर एग्जाम में नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए विद्यार्थी अच्छी खासी संख्या में चयनित होते हैं। इन विद्यालयों की क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह विद्यालय सीधे सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। किससे मान्यता प्राप्त है? सीबीएसई बोर्ड से। यानी कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम लागू है वो भी सीबीएसई बोर्ड का है, परीक्षाएं भी सीबीएसई बोर्ड से होती है और जो सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं का मिलता है वो सीबीएसई बोर्ड से मिलता है। ये स्कूल 6ठी से 12वीं तक संचालित होते हैं। एडमिशन जो है वो 6ठी कक्षा में ही होते हैं। एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी प्रकार की सपोर्ट से या किसी के फोन से किसी विद्यार्थी का एडमिशन हो गया, वो नहीं। एक प्रवेश परीक्षा होती है, उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, किस प्रकार की परीक्षा होती है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए ये विद्यालय संचालित होते हैं। 6ठी कक्षा में 80 सीट पर एडमिशन होते हैं। एक कक्षा में कुल 80 विद्यार्थियों का एडमिशन लिया जाता है। इसके अलावा 9वीं और 11वीं कक्षा में भी सीधे प्रवेश होते हैं, लेकिन वे उसी संख्या में होते हैं जितने विद्यार्थी 6ठी, 7वीं, 8वीं 3 साल में छोड़कर चले गए हैं। उनकी जगह को भरने के लिए कुछ विद्यार्थियों को वापस 9वीं कक्षा में सीधा प्रवेश दिया जाता है। उसके लिए भी एक प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है। इसके अलावा जो विद्यार्थी 9वीं 10वीं कक्षा के बाद छोड़कर चले जाते हैं 11वीं में, उन रिक्त स्थानों को भरने के लिए 11वीं कक्षा में भी कुछ बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। लेकिन मोटे तौर से जो प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है जवाहर नवोदय विद्यालय की, वो आप ध्यान रखिए 6ठी कक्षा में एडमिशन के लिए होती है। यहाँ सुविधाओं की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मोटे तौर से देखें, आप किसी जिला मुख्यालय के या किसी बड़े शहर के, जोधपुर, जयपुर जैसे शहर में, यहाँ जो सुविधाएं इन विद्यालयों में मिल रही है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के तौर पे, वो सुविधाएं यदि आप ऐसे शहरों में दिलाना चाहो तो निश्चित रूप से आपको जो है सालाना 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख तक रुपए खर्च करने होंगे। तब आपको इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की इंग्लिश मीडियम की शिक्षा जो है किसी अच्छे स्कूल में मिलेगी। यहाँ पर आपको निःशुल्क आवासीय व्यवस्था मिलती है, रहने की, खाने पीने की सारी सुविधा सरकार की तरफ से दी जाती है। 6ठी से 12वीं तक की जो किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें, वो सारी गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा जो स्टेशनरी है, पेन, पेंसिल, कॉपी वगैरह, स्कूल बैग्स वगैरह, यहाँ तक कि स्कूल ड्रेस भी, वो भी सारी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। बच्चों के दैनिक उपयोग की जो सामग्री है, साबुन, ब्रश, तेल वगैरह, वो भी सारे वहाँ सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, ये सह शिक्षा वाले विद्यालय है, को एजुकेशन वाले, अर्थात लड़कों के साथ ही लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाता है। और लड़कियों के रहने के लिए अलग से बहुत ही शानदार हॉस्टल की व्यवस्था है। लड़के और लड़कियों के लिए पृथक पृथक रूप से रहने की व्यवस्था है। स्कूल जो है उनकी साथ में लगती है, रहने के लिए पृथक पृथक उनके हॉस्टल की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। फिर अगली यदि इसकी और विशेषता की बात करें तो यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र के रूप में, त्रिभाषा सूत्र क्या है? 3 भाषाएं सिखाई जाती है। सभी स्कूलों में होता है, जितने भी राजकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं सभी में, एक तो हिंदी, एक अंग्रेजी और एक कोई भी क्षेत्रीय भाषा। हम सामान्यतः देखते हैं कि ज्यादातर स्कूलों में थर्ड लैंग्वेज के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ा करके जो है वो कमी पूर्ति कर दी जाती है। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालयों में ऐसे नहीं है। हर जिले के विद्यालय अलग अलग किसी राज्य की क्षेत्रीय भाषा को सीखते हैं। किसी में आपको गुजराती सिखाई जाती है तीसरी भाषा के रूप में, तो कहीं कन्नड़, तो कहीं तेलुगु, इस तरह से सारी भाषाएं, भारत के जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको सीखने का अवसर विद्यार्थी को मिलता है। वो तीसरी भाषा के रूप में किसी इस विषय को चुनता है। फिर अगली विशेषता की बात करें यदि, तो इन विद्यालयों में जो शिक्षा है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में प्रदान की जाती है। हालांकि 6ठी, 7वीं, 8वीं तक तो क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा दी जाती है, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक आते आते पूर्णतः इंग्लिश मीडियम के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का अच्छा मौका यहाँ पर मिलता है। फिर एक और बहुत बड़ी विशेषता की बात करें
तो जब विद्यार्थी 8वीं पास करके 9वीं में आ जाता है तो कुछ विद्यार्थियों को 25% विद्यार्थियों को 80 सीट थी, यानी कि उनमें से 20 विद्यार्थियों को प्रवास पर भेजा जाता है। प्रवास पर मतलब कि राज्य से बाहर 20 विद्यार्थी जो है किसी एक जिले से किसी दूसरे राज्य के जिले में जाएंगे, जैसे गुजरात के किसी जिले में भेज दिया, या आंध्र प्रदेश के किसी जिले में भेज दिया, महाराष्ट्र के किसी जिले में भेज दिया, और वहां से 20 विद्यार्थी यहाँ उस जिले में आएंगे जो कि आप जिस जिले में पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रवास की व्यवस्था ये होती है 9th क्लास में। 9वीं कक्षा में विद्यार्थी जो है अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य में 1 साल के लिए रहकर अध्ययन करता है, तो निश्चित रूप से वह वहां का खान पान, रहन सहन, संस्कृति आदि को सीखता है। दूसरे राज्य के विद्यार्थियों से उनकी मित्रता होती है, जान पहचान होती है, और एक राष्ट्रीय एकता की भावना की बात हम करें तो वो निश्चित रूप से मजबूत होती है। विद्यार्थी का जो मानसिक विकास है वो बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही अच्छा हो जाता है, और विद्यार्थी आना जाना, किस तरह से उठना है, कैसे लोगों से बात करनी है, ये सारी चीजें वहां पर बहुत अच्छी तरह से सीखता है। फिर आगे बात करें तो यहाँ पर रिजर्वेशन की भी सुविधा है। अभी मैंने शुरू में ही बात की कि जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना जो है इसलिए की गई कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे लिया जाए। देश के ऐसे जिले जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, जैसे हम मुंबई की बात करें, मुंबई शहर में कुछ ऐसे जिले हैं जहां बिल्कुल भी ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है, तो वहां पर नवोदय विद्यालय है ही नहीं। नवोदय विद्यालय स्पेशली उन्हीं जिलों में है जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को यहाँ 75% आरक्षण है, यानी कि 75% सीटें जो है 80 में से 60 सीट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए है, और 25% सीट जो है वो शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए है, यानी कि 20 सीट। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यहाँ ज्यादा मौके। इसके अलावा SC, ST और OBC का और दिव्यांग का रिजर्वेशन का फायदा भी यहाँ पर मिलता है। OBC के लिए यहाँ ध्यान देने की बात है कि केंद्र सरकार में यदि आपको OBC का रिजर्वेशन मिलता है तभी आप यहाँ पर OBC रिजर्वेशन का फायदा ले पाएंगे। राज्य के OBC सर्टिफिकेट का फायदा यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। ये हो गई आरक्षण की बात। विशेषताओं की बात हमने कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए, यहाँ एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से विद्यार्थी पात्र है, कौन परीक्षा में बैठ सकता है। सबसे पहली शर्त, विद्यार्थी जो है वर्तमान सत्र में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। हम आज की बात करें तो आगामी जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होगी वह आयोजित होगी अब 2027 में। अर्थात अब जिस विद्यार्थी ने 4वीं कक्षा पास कर ली है और जो 5वीं में पढ़ेगा वह 2027 की जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में बैठेगा। तो पहली शर्त, विद्यार्थी 5वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। दूसरी शर्त, 5वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत तो होना ही चाहिए, लेकिन उसी जिले में अध्ययनरत होना चाहिए जिसका वह मूल निवासी है। आप जिस जिले के निवासी हो उसी जिले में आपको 5वीं कक्षा में पढ़ते हुए अध्ययनरत होना जरूरी है। पहले क्या होता था कि विद्यार्थी को किसी और जिले से फॉर्म भरवा देते थे। ऐसे जिले जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं वहां से फॉर्म भरवाते, तो ऐसे जिले जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे हैं वहां के विद्यार्थियों को फायदा मिल जाता था। इसलिए सरकार ने अब इसको प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए आपका प्रवेश फॉर्म जो है वो सीधा आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। अर्थात आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है, जिस जिले के निवासी आप आधार कार्ड में है, उसी जिले से आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी शर्त है इसमें अगली कि विद्यार्थी 3री, 4थी और 5वीं कक्षा निरंतर अध्ययनरत होना चाहिए, लगातार। ऐसा नहीं है कि बीच में 4थी में 1 साल छोड़ दिए हो, क्लास फेल हो गया हो या ड्रॉप आउट रह गया हो, तो ऐसा विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाएगा। अगली बात, अगर कोई विद्यार्थी पहले एक बार 5वीं कक्षा पास कर चुका है और अब वापस 5वीं में पढ़ रहा है, रिपीटर्स जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे विद्यार्थी भी इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। कहने का मतलब, अगर मैं सीधी सी बात कहूं तो वो ये है
कि विद्यार्थी को इस परीक्षा को देने का मौका जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलता है और आपको तीसरी, चौथी, पांचवी लगातार पढ़ते हुए आना है और इस एग्जाम को हिट करना है। एक बार में हो गया तो हो गया सिलेक्शन, नहीं तो अगली बार आप छठी कक्षा में चले जाओगे, फिर ये एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। पहले कुछ विद्यालय ऐसा भी करते थे कि विद्यार्थी का नाम बदल करके उसको वापस 5वीं कक्षा में एडमिशन दे देते थे। अब इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं, जो भी गलत तरीके थे, वो सारे बंद हो गए, क्योंकि अब ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरा जाता है, एग्जाम फॉर्म भरा जाता है और उसको सीधा आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। तो आप एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि आपके बच्चे का जो है आधार कार्ड में नाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आधार कार्ड में विद्यार्थी का नाम, उसकी जन्म तिथि और उसका जिला, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आधार कार्ड में जो आपका नाम है वही फॉर्म में भरा जाएगा, वही डेट ऑफ बर्थ रहेगी और आप उसी जिले से भर सकेंगे जिस जिले के आप मूल निवासी है। तो अभी से आप ये ध्यान दें, आपका बच्चा यदि तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में पढ़ रहा है तो आधार कार्ड को सही करवा दें। नाम और डेट ऑफ बर्थ विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार होने चाहिए और आप जिस जिले के मूल निवासी है उसी में आपका बच्चा 5वीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए, वहीं से आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगली बात, ग्रामीण क्षेत्र के रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए विद्यार्थी का तीसरी और चौथी कक्षा में भी ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा हुआ होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तीसरी कक्षा में आप किसी सिटी में पढ़े, जोधपुर पढ़े, जयपुर पढ़े, अजमेर पढ़े, फिर चौथी और पांचवी में जो है किसी गांव में चले गए तो आपको ग्रामीण क्षेत्र का फायदा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, सीधी सी बात में यदि कहूं तो कक्षा 3, 4 और 5 में विद्यार्थी एक दिन भी शहरी क्षेत्र में पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में यदि एक दिन भी बच्चा किसी शहर में पढ़ा है ऑन रिकॉर्ड तो उसको ग्रामीण क्षेत्र के रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, वह फिर फॉर्म जो है वो सीधे तौर से शहरी क्षेत्र में ही भर सकेगा। अब करते हैं जन्म तिथि की बात। कौन सा विद्यार्थी जो है फॉर्म भर सकता है? आगामी जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो होगी वो होगी 2027 में। अब जो बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ेगा उसकी जन्म तिथि जो है वो होनी चाहिए 1 मई 2015। 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 तक। एक बार वापस ध्यान से देख लीजिए, 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 के बीच जिन विद्यार्थियों का जन्म हुआ है, ये दोनों दिन भी शामिल है। 1 मई 2015 को कोई पढ़ा है तो वो भी भर सकता है, 31 जुलाई 2017 को भी कोई जन्मा है तो वो भी भर सकता है। इनके बीच की जो भी तारीख है उसमें यदि विद्यार्थी का जन्म हुआ है तो वो निश्चित रूप से यह फॉर्म भर सकता है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये फॉर्म कब भरे जाते हैं और परीक्षा कब होती है। देखिए, फॉर्म भरने की जो तिथि है वह जुलाई से शुरू हो जाती है। सामान्यतः जुलाई और अगस्त महीने में इसके फॉर्म भरे जाते हैं। जुलाई और अगस्त महीने में इसके फॉर्म भरे जाते हैं। पहले जो परीक्षा है वो मार्च अप्रैल महीने तक होती थी, लेकिन अब से परीक्षा जो है वो जनवरी महीने में होती है। वैसे कुछ राज्यों के लिए इसकी परीक्षा नवंबर दिसंबर महीने में भी होती है, साल में 2 बार आयोजित होती है, लेकिन मोटे तौर से ज्यादातर राज्यों में इसकी जो प्रवेश परीक्षा है वह अब जनवरी महीने में आयोजित करवाई जाती है। अर्थात आपको समय का ध्यान रखना है, जुलाई और अगस्त महीने में इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाए तब, और फिर जनवरी महीने में इसका एग्जाम हो तब। ये दोनों डेट आपको ध्यान होनी चाहिए। क्या क्या दस्तावेज हमें फॉर्म भरने के लिए चाहिए? अभी जैसे बात की, सबसे महत्वपूर्ण आधार कार्ड। आधार कार्ड में विद्यार्थी का नाम, उसकी जन्म तिथि और जिला, ये सारे अपडेट होने चाहिए। ये दोनों चीजें स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार होनी चाहिए। आधार कार्ड में और स्कूल रिकॉर्ड में ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। फिर अगला महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जन्म प्रमाण पत्र, ये बना हुआ होना चाहिए। फॉर्म जो है अब ऑनलाइन भरे जाते हैं। कोई जमाना था जब ऑफलाइन फॉर्म
भरे जाते थे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं तो ई मित्र वाले के पास एक फोटो लेके जाइए, अपना मोबाइल लेके जाइए ओटीपी के लिए, और हस्ताक्षर किसके? अभिभावक और विद्यार्थी दोनों के, अभिभावक और विद्यार्थी दोनों के हस्ताक्षर। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए, स्कूल से जो है एक वेरिफिकेशन लेटर, वो इसी फॉर्म के साथ पीडीएफ के रूप में लगता है। स्कूल से जहां अभी 5वीं में पढ़ रहा है वहां से सील साइन वहां के हेडमास्टर से, वहां के प्रिंसिपल से करवाए हुए वो साथ में लगते हैं। सिलेक्शन होने के बाद कुछ और डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जैसे टीसी है, जाति प्रमाण पत्र है जिसका आप फायदा लेना चाहते हो, केंद्र सरकार से है तो ओबीसी का आपका नया अपडेट जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, जिन जिन स्कूलों में विद्यार्थी तीसरी चौथी 5वीं में पढ़ा है वहां से वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, और लास्ट में एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो कि चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त होता है। ये सिलेक्शन होने के बाद की बात है। अभी ये सारी बात हो गई, अपने क्या क्या चीजें चाहिए, आवेदन प्रक्रिया कैसे होती है, दस्तावेज क्या क्या चाहिए, और इसकी महत्वपूर्ण डेट्स क्या है, कौन कौन सी तिथियां हमें ध्यान में रखनी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि तैयारी कैसे करें। ये तो बेसिक जानकारी थी जो हमें ध्यान होनी चाहिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय है क्या, फॉर्म कब भरे जाते हैं, क्या विशेषता है, क्यों हम अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाएं, ये सारी चीजें थी। अब बात करते हैं इसकी परीक्षा पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। देखिए पहले समझते हैं परीक्षा पैटर्न को। परीक्षा पैटर्न, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है वह सीबीएसई के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। अब वर्तमान में सीबीएसई इसका पेपर कंडक्ट करता है और वही इसका रिजल्ट जारी करता है। यह प्रवेश परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित करवाई जाती है और विभिन्न भाषाओं में आयोजित करवाई जाती है। प्रवेश परीक्षा का स्तर अखिल भारतीय रहता है, लेकिन परीक्षा का जो आयोजन है वो ब्लॉक स्तर पर होता है, यानी कि आपके जो पंचायत समिति है सामान्यतः वहीं पर जो है परीक्षा का सेंटर होता है। इस परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता। दूसरा अंक गणित, 3 विषय इसमें पूछे जाते हैं। और तीसरा भाषा, सामान्यतः हिंदी। हिंदी से इतर जो क्षेत्र है वहां पर उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वहां पर हिंदी भाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अब इनके प्रश्नों की संख्या कितनी होती है उन पर बात करें तो मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न, अंक गणित के 20 प्रश्न और भाषा के यानी कि हिंदी के 20 प्रश्न। इनका अंक भार क्या है इसकी बात करें तो ये जो 40 प्रश्न है ये 50 अंक के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 50 नंबर के। ये जो 20 प्रश्न है ये 25 नंबर के होते हैं और ये भी 20 प्रश्न 25 नंबर के होते हैं। सीधी सी बात हो गई कि एक प्रश्न कितने नंबर का है? 1.25, यानी कि 1.25 नंबर का एक प्रश्न होता है। समय कितना मिलता है? यह सारा काम आपको 2 घंटे में हल करना है। 60 मिनट जो है वो मानसिक योग्यता के और 30-30 मिनट इन दोनों के, अर्थात 2 घंटे के पेपर में कुल आपको 80 प्रश्न अटेंड करने हैं। कितने प्रश्न अटेंड करने हैं? 80 प्रश्न। अब देखने में तो ये काफी अच्छा लगता है, जब इसके सिलेबस के बारे में देखें तो हमें लगेगा कि इतना इजी भी नहीं है। पेपर जो आता है वो काफ़ी स्टैंडर्ड होता है। वर्तमान में जो है सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं, यानी कि आपको ABCD के रूप में उत्तर देना होता है सही उत्तर का। और अब पेपर जो है वो OMR शीट पे लिया जाता है, यानी कि 4 गोले आपको दिए हुए होंगे ABCD, उसमें से आपको जो सही उत्तर है उसको आपको डार्क करना है, काला करना है। OMR शीट
का पैटर्न जो है वो समझने के लिए अभी हम आगे मॉक टेस्ट की बात करेंगे, उसमें बताएंगे कि OMR शीट का भी उपयोग जो है करना चाहिए। बहुत लंबा सिलेबस लगता है जब तैयारी जो है वो एकदम से शुरू की जाए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एक दिन में या कम समय में तैयार नहीं किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा चाहे वो RS हो, IS हो, नीट हो, JEE हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सैनिक स्कूल की हो या नवोदय विद्यालय की हो, हमेशा वही घोड़े जीतते हैं जो लंबी रेस के होते हैं। कम समय में तैयारी करके एक बार पढ़कर ही सिलेक्शन लेने वाले कुछ बिरले लोग भी होते हैं, वो अलग बात है। कहते हैं ना कि कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित परिणाम है। अर्थात हमें लंबी तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ भी जो विद्यार्थी 5वीं कक्षा में नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें तीसरी से ही अपने प्रयास शुरू कर देने चाहिए। ऐसे माता पिता जो चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी का, उनके बेटे का सिलेक्शन जो है, बेटी का सिलेक्शन है नवोदय विद्यालय में हो, तो आप तीसरी कक्षा से ही उसे तैयारी शुरू करवाएं। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सिलेबस पर आ जाते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है इसमें। अभी बात की हमने मानसिक योग्यता की। मानसिक योग्यता में कुल 10 चैप्टर है, उनमें देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले है वर्गीकरण। 4 प्रकार की आकृतियां दी हुई होती है, उनमें से किसी एक आकृति को जो अलग होती है उसको आपको छांटना पड़ता है। फिर है समान आकृति की खोज। एक आकृति दी हुई होती है, उसके समान आकृति आपको अन्य 4 में ढूंढनी होती है। पैटर्न पूर्ण करना। एक अधूरी आकृति दी हुई होती है और उसका कुछ हिस्सा सामने वाली 4 आकृतियों में से ढूंढना होता है कि कौन सी आकृति उसको पूरा करेगी। आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम पूर्ण करना। कुछ आकृतियां जो है वो निरंतर अपना रूप बदलती रहती है। 4 स्थितियां दी हुई है, ABCD, हर बार अपना रूप बदल रही है। अब अगला रूप उसका कौन सा होगा, यह जो है विद्यार्थी को पहचानना होता है। सह संबंध या सादृश्यता। एक आकृति दी हुई है, उसी के जैसी आकृति आपको अन्य आकृतियों में से ढूंढनी है। फिर ज्यामितीय आकृतियां, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि को पूर्ण करना। एक ज्यामितीय आकृति दी हुई होती है, उसका कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया होता है। अब उस हिस्से को पूरा करने वाली आकृति कौन सी होगी, आगे 4 आकृतियां दी गई होती है, उसमें से विद्यार्थी को उत्तर ढूंढना होता है। इसके अलावा कांच और जल के प्रतिबिंब। कोई एक फोटो दे रखा है, वह कांच में कैसा दिखाई देगा, उसके 4 में से आपको सही उत्तर ढूंढना है। जल में जब उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा तो कैसा दिखेगा, यह आपको उत्तर ढूंढना है। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी में कागज के मोड़ और पंच। एक कागज पे कोई आकृति बना दी, उसको 4 बार समेटा, अब आकृति कैसी दिखाई देगी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। या कोई कागज पहले फोल्ड कर दिया गया है 4 तह में और उसको कहीं से पंच कर दिया गया है, किसी प्रकार की आकृति बना दी गई है, अब उसको वापस खोलेंगे तो अब आकृति कैसी दिखाई देगी। उसकी 4 आकृतियां सामने ABCD में बनी हुई होती है, हमें उसका सही उत्तर ढूंढना होता है। कागज के टुकड़े और उनसे बनी हुई आकृतियां, और लास्ट है छिपी हुई आकृतियां, हिडन आकृति। कोई एक आकृति दे दी और उसी के अंदर से हमें कोई एक नई आकृति जो छिपी हुई है, उसमें किसमें छिपी हुई है ये हमें तलाशना पड़ता है। एक तरह से बात करें तो ये सारी चीजें काफी रोचक, काफी रोमांचक है। बच्चा यदि शुरू से ही अभ्यास करें तो निश्चित रूप से ऐसी चीजें आसानी से सीख सकता है। एक तरह से वर्ग पहेलियां जो होती है, या अपने देसी भाषा में भी कुछ पहेलियां पूछी जाती है ना, तो वो पहेलियां किस प्रकार से पूछी जाती है, वो मानसिक योग्यता के आधार पर ही होती है कि उस पहेली को हल कैसे किया जाए। छोटी कक्षाओं से ही बच्चे को यदि सिखाया जाए तो निश्चित रूप से इन सवालों को विद्यार्थी आसानी से समझ लेता है। अब बात आती है अंकगणित की। अंकगणित में सबसे पहले संख्या और संख्या पद्धति, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की, लाख तक की संख्याओं को समझना और उनकी जो मूलभूत संक्रियाएं, आधारभूत संक्रियाएं जो है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, विद्यार्थी बड़ी संख्याओं का गुणा भाग, उनको क्रम से जमा करके उनका गुणा भाग, इस तरह के प्रश्न। भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्न वाली संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संख्याएं, भिन्न के गुणा, उनके भाग, उनकी जोड़ आदि। 4 आधारभूत संख्याएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। इसके अलावा
दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न पे आधारित प्रश्न, गुणनखंड, गुणक और उनके मसप और लसप, यह भी महत्वपूर्ण। अब देखें इनके लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कब से तैयारी करें, अभी आगे बात करेंगे। वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल, घात और घातांक, इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। निकटतम यानी कि सन्निकट मान, संख्याओं का सरलीकरण, मापन और समय पद्धति। समय पद्धति घंटे को मिनट में बदलना, मिनट को सेकंड में बदलना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न उनको चेंज करना। अब यदि बात करें, अभी हमने कहा कि तीसरी कक्षा से ही हमें प्रयास कर देने चाहिए। देखिए ये लंबा सिलेबस है और सामान्यतः यह होता है कि माता पिता जो है वो अध्यापकों के भरोसे रहते हैं या बच्चे के भरोसे रहते हैं, पूरा उसी पर डाल देते हैं। जो पढ़े लिखे माता पिता है, जो अवेयर है, जागरूक है, वो तो खुद बच्चे की हेल्प करते हैं। यह शिक्षा जो है एक तरह से त्रिपक्षीय मामला है, गुरुजन, विद्यार्थी और उसके अभिभावक। जब तीनों साथ देते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। वो कहते हैं ना कि तू जरा भी साथ दे तो और बात है, ये जरा भी साथ दे तो और बात है, यूं तो चलने को चलते हैं लोग एक पांव से भी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो जब माता पिता, अभिभावक और बच्चा तीनों मिलकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब करना क्या है, जब बच्चा तीसरी कक्षा में है तभी से उसको गिनती की पहचान और पहाड़े, पहाड़े कहां तक, 20 तक पहाड़े। जब पहाड़े आएंगे बच्चे को तभी वो गुणा भाग सीख पाएगा, नहीं तो गुणा भाग नहीं सीख पाएगा। गिनती की पहचान मतलब 1000, 10,000, लाख तक की गिनती को वो पढ़ सके। फिर उसको पहाड़े आते हो 20 तक पहाड़े आएंगे तो वो गुणा भाग सीख जाएगा। यह काम जो है विद्यार्थी को तीसरी कक्षा में ही आ जाना चाहिए। अभी हमने बात की कि लंबी रेस के घोड़े ही प्रतियोगी परीक्षाओं में जीतते हैं, तो तीसरी कक्षा में आप गिनती, पहाड़े और जोड़, बाकी गुणा भाग का ज्ञान विद्यार्थी को करवाते हैं। उसके आगे जब विद्यार्थी चौथी कक्षा में आ जाए तो उसको भिन्न की जोड़, बाकी, लसप मसप, भाजकता के नियम। क्या होते हैं भाजकता के नियम? किसी संख्या को देख कर ही पहचान लेना कि उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। कुछ नियम होते हैं गणितीय संक्रियाओं के, इतनी विस्तार में बात करना अभी यहाँ संभव नहीं है। जो पढ़ते पढ़ाते हैं इस चीज को वो अच्छी तरह से समझते हैं। किसी संख्या को देखते ही उसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भाजकता के नियम है। इसके अलावा उसे 20 तक की संख्याओं के वर्ग और घन याद होने चाहिए। बच्चे को याद होना चाहिए कि 3 का वर्ग 9 होता है, घन जो है 27 होता है, 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का घन कितना होगा। 20 तक की संख्याओं के वर्ग, घन आदि जो है वो उसको मुख्य जबानी याद होने चाहिए। ये सारी चीजें चौथी कक्षा। और अब इस तरह से जब वो 5वीं कक्षा में प्रवेश करेगा तो उसको सीधे फॉर्मूले, गणित के जो सूत्र है उनको वो सीखेगा। देखिए जब विद्यार्थी नवोदय विद्यालय के लिए गणित की तैयारी करे तो उसको प्रश्न पढ़ते ही 3 चीजें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, फिर क्या उसको ज्ञात करना है, और फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यानी कि कैसे ज्ञात होगा, किस सूत्र से ज्ञात होगा। ये सारी चीजें, ये जो बेसिक अवधारणा है ये उसकी तब बनेगी जब वो 5वीं में आ जाएगा और उसे ये सारी चीजें जोड़, बाकी, गुणा, भाग, लसप मसप, भाजकता के नियम, ये सारे उसको वर्ग, घन पहले से परिचित होगा। फिर जब 5वीं में आ जाएगा तो उसको एक चीज महत्वपूर्ण वो सीखनी होगी, पक्षांतरण। बराबर के निशान के जब इधर कोई संख्या जाती है तो वो प्लस से माइनस में हो जाती है, माइनस से प्लस में हो जाती है, गुणा से है तो भाग में हो जाती है, भाग में है तो गुणा में हो जाती है। इस प्रकार से यह चीज जो है, जब तक यह चीज नहीं आएगी वो फॉर्मूला लागू नहीं कर पाएगा। जब 5वीं में आ जाए तो ये जो सारी प्रश्नावलियां हैं, अभी जो हम बात कर रहे थे ये वाली,
इनके जो है फॉर्मूले विद्यार्थी एक कॉपी में लिख लें। फॉर्मूले के लिए अलग से एक टेबल बना लें, अलग से एक कॉपी बना लें। फिर औसत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लाभ हानि के, अनुपात समानुपात के, समय और कार्य के। 10 आदमी किसी काम को मिलकर इतने दिन में पूरे करते हैं, 2 आदमी और हो जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न। समय और दूरी से संबंधित प्रश्न, किसी कार की चाल जो है, इतनी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, कोई रेलगाड़ी है इतने समय में किस स्टेशन को पार कर लेगी यदि उसकी दूरी इतनी हो, इस प्रकार के प्रश्न। साधारण ब्याज के, क्षेत्रमिति के अर्थात क्षेत्रफल निकालने के, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इस प्रकार से। रेखा गणित के प्रश्न, आंकड़ों का प्रबंधन, संख्या श्रेणी और वर्ग पहेली के प्रश्न। संख्या श्रेणी और वर्ग पहेली के प्रश्न इस प्रकार से कि यदि 5 के बाद 10 आए, 10 के बाद 20 आए, 20 के बाद 40 आए तो 40 के बाद कितने आएंगे। विद्यार्थी को यह समझ होनी चाहिए कि हर बार जो है संख्या को दुगुना किया जा रहा है। अब बात आती है कि इन सब को कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करें। पीछे तीसरी जो चीज बच गई वो थी भाषा, हिंदी। कोई भी भाषा हो उससे संबंधित गद्यांश आते हैं अपठित, और उस गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना होता है। सामान्यतः गद्यांश के अंदर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द है ना, विशेषण आदि से संबंधित होते हैं। गद्यांश के अंदर से ही कोई एक शब्द उठा दिया और फिर उसका विलोम शब्द पूछ दिया। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तीसरी कक्षा से ही विद्यार्थी को विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द याद करवाने शुरू कर देने चाहिए। जब वो चौथी में आएगा तो उसकी वोकेबुलरी और बढ़ेगी, और जब वो 5वीं में आएगा तो उसकी वोकेबुलरी तो बढ़ी हुई होगी ही, अब वो गद्यांश की अवधारणात्मक समझ भी रखेगा। गद्यांश को पढ़ते ही उसको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये हो गई सिलेबस की बात। तैयारी कब से शुरू करें, तीसरी कक्षा से, चौथी में क्या सीखे, 5वीं में क्या सीखे, ये हो गई बात। अब इसके साथ, तैयारी के साथ हमें कुछ चीजें और भी करनी है। एक तो मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाजार में ही आपको कुछ गाइड मिल जाती है। उन गाइड के साथ में ही OMR शीट भी लगी हुई आती है। अब आजकल तो ऐसी गाइड भी मिल रही है जिनमें पुराने पेपर तो है ही, पुराने पेपर दिए हुए हैं, उसी में मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं। अर्थात विद्यार्थी कुछ पेपर 5-10 पेपर लास्ट ईयर्स के उनमें सीखेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर कुछ 5-10 मॉडल पेपर भी देगा, OMR शीट पर अभ्यास भी करेगा। निश्चित रूप से उसका दिमाग जो है इतना ब्रॉड हो जाएगा, उसके दिमाग का इतना विकास हो जाएगा कि वो अपने आप समझ जाएगा परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न मेरे गलत हो रहे हैं, गणित की कौन सी प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, मेंटल एबिलिटी से संबंधित कौन से प्रश्न मेरे बार बार गलत हो रहे हैं। तो आप मॉक टेस्ट घर पर ही या किसी स्कूल में तैयारी कर रहा है तो वहां पर ही, कुछ गाइड बाजार में मिल जाती है। मैं किसी गाइड का विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, लेकिन किरण पब्लिकेशन की जो गाइड आती है उसमें इस तरह के सारी चीजें आपको मिल जाती है। अरिहंत की जो गाइड आती है वो भी ठीक आती है, उसका भी आप जो है उपयोग कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट, पुराने पेपर और मॉडल पेपर जो है वो आप जरूर तैयार करवाएं। आशा करते हैं कि निश्चित रूप से ये वीडियो विद्यार्थियों के लिए और माता पिता के लिए उपयोगी होगा, और आपका जो बच्चा है, आपके बालक बालिका है, वह आगामी नवोदय विद्यालय परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।